ये पूरा का पूरा जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। डेमोक्रेसी की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करे, चाहे सिविल कोड के जरिए ले लीजिए या जो आपका नागरिकता के नाम से ले लीजिए, या आप इलेक्शन के नाम पर भी चलने लगा वन नेशन वन इलेक्शन और ये सारी की सारी चीज़ें दरअसल डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश है। वहाँ पर आप बच्चे की जो चॉइस है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दरअसल एक नया माफिया, जिसे हम लोग कहिए कोचिंग माफिया के नाम से कह सकते हैं, कि कोचिंग माफियाओं का जो है यहाँ पर जन्म होने जा रहा है। पर आप उसकी वॉइस को नहीं सुनते, उसके ऑप्शंस को ख़त्म करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं, तो ये समझिए कि ये संविधान के ऊपर हमला है, जो कि इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। सर मेरा आपसे सवाल है, आप प्रोफेसर हैं, आप मुझे बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बैरियर सा लगा दिया उन बच्चों के लिए जो दूर दराज से दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU या जामिया में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोच रखते थे, अब उन्हें कहा है कि NCERT की बुक पढ़ी है तो ही आइएगा, तो ये किस तरह का बैरियर है और उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब संविधान तैयार किया जा रहा था तब एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर कि भारत सरकार भी अपना नियम कानून बना सकती है और उसके साथ साथ उस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। और उसी के ज़रिए हम लोगों ने देखा था कि हर स्टेट ने एजुकेशन का अपना एक जो है मॉडल जो है तैयार किया हुआ था, अपनी एक व्यवस्था थी जिसमें कि वो एडमिशन का मसला हो, कोर्स का मसला हो और उसके साथ साथ क्या सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें वो तय करते थे। लेकिन अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको कहा जा रहा है, उसको कहा गया है कि जो देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, CUCET। सो ये जो टेस्ट है और उसके ज़रिए कहा जा रहा है कि आपसे जो पूछा जाएगा वो NCERT की बुक्स में जो है और उसके साथ साथ जो है GK और इस तरीके का जो सिलेबस है, इंग्लिश का उसमें कुछ कंटेंट होगा, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि भाई क्या एंट्रेंस ये पहली दफ़ा हो रहा है, तो आप पाएंगे कि देश की ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के ज़रिए ही एडमिशन होते रहे हैं और हर यूनिवर्सिटी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपना जो उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से एडमिशन लेती रही, उसके हिसाब से वो अपना एंट्रेंस वगैरह हो जो भी हो वो तय करती रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें से एक है जो कुछ कोर्सेज में हम लोग देखते थे कि एंट्रेंस के जरिए एडमिशन हो जाता है, बाकी कोर्सेज में मेरिट के थ्रू एडमिशन होता था, ये उसका अपना मैकेनिज्म था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसकी पहली समस्या ये है कि कॉमन एंट्रेंस होगा जहां स्टेट बोर्ड से जो लोग पढ़ करके आए हैं, जो दूर दराज के हिस्से में है, जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर आज की तारीख में बेसिक फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध नहीं है स्कूलों में, उन बच्चों के साथ क्या होगा? जो स्टेट बोर्ड के पास आउट होंगे उनको फिर अब नए सिरे से जो है इसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। ओके, दूसरी बात आप ये समझिए कि ऐसे में जो स्टेट का जो राइट्स होते थे, स्टेट का जो अपना इसमें डोमेन था, स्टेट की अपनी जो दखल थी, वो दखल अब खत्म किया जा रहा है, उसको सेंट्रलाइज मैनर में तैयार करने की कोशिश चल रही है, जो कि स्टेट के जो राइट्स होंगे, राज्य सरकारों के जो अधिकार होंगे उसके ऊपर जो है उसका हमला होगा। ये एक तरीके से समझिए कि संविधान ने जो प्रोविजंस किए उसके ऊपर भी हमला है। दूसरी चीज़, जब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो उसके जरिए प्रॉब्लम ये होती है कि भाई क्या देश की तमाम जो लोग हैं उनके पास इस तरीके की फैसिलिटीज़ है, क्या वो इस लेवल पर आ गए हैं कि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस के जरिए आना पड़ेगा? तो हम देखेंगे कि नहीं, अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि देश का तमाम हिस्से में जो लोग पढ़ रहे हैं दूर दराज में, जो दलित, पिछड़े, मुसलमान और अक़लियत के जो लोग हैं वो क्या इस लेवल पर, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो ले पाए। अब इसके जरिए एक नई चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि IT मेडिकल के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते थे उसके लिए कई नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोटा जैसा शहर तो जो है इस इंस्टीट्यूशंस का गढ़ हो गया था, जहाँ प्राइवेट जो है कोचिंग संस्थान चलते थे और बड़ा मुनाफा कमाते थे। तो अब ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दरअसल एक नया माफिया, जिसे हम लोग कहिए कोचिंग माफिया के नाम से कह सकते हैं, कि कोचिंग माफियाओं का जो है यहाँ पर जन्म होने जा रहा है। दूसरी चीज़, ये कोचिंग माफियाओं के आने से क्या होगा कि एक तो स्टूडेंट के ऊपर और उसके पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। मार्च अप्रैल में जब बच्चा 12th के एग्जाम दे करके पास आउट होकर के आता है तो उसके ऊपर अब एक नए सिरे से एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा कि अगर ग्रेजुएशन में उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खास करके एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा,
और अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी का पास आउट तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। दूसरी चीज़ उसका मसला ये होगा कि अब आपको उसके लिए अगर एडमिशन पाना है तो कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ेगा। जब आपको कोचिंग संस्थानों में जाना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जिसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है उसको अब कर्ज लेकर के इन कोचिंग संस्थानों तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो शिक्षा से महरूम हो रह जाएगा। दूसरी बात कि अब इससे ये होगा कि अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो फिर आप इन संस्थानों से पढ़ने से महरूम रह जाएंगे और फिर अब अगले साल फिर से आप तैयारी कीजिए। माँ बाप आज के टाइम पे 5 किलो राशन पे डिपेंड हो रहे हों। सरकार खुद कह रही है 80 करोड़ लोगों को देंगे, यूपी सरकार कह रही है 15 करोड़ लोगों को देंगे। ऐसे में उनके बच्चे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे? सिर्फ उन्हीं का मसला नहीं, यूपी ही मसला नहीं, आप पूरे देश में देख लीजिए, पूरे देश भर का देख लीजिए। तो इस देश का आदिवासियों की संख्या देखेंगे तो अर्बन सेंटर्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% आदिवासी जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वो बीपीएल की कैटेगरी में, 45% से लगभग आदिवासी जो हैं रूरल एरियाज में जो हैं वो बीपीएल की कैटेगरी में हैं। तो आदिवासी हो या दलित तबका हो या मुसलमान तबका हो, वो तबका इस पूरे के पूरे खर्च को बहन नहीं कर पाएगा। जब वो बहन नहीं कर पाएगा तो होगा ये कि या तो वो 1 साल इंतजार करके फिर से आएगा या फिर वो घर बैठेगा, प्राइवेट जो है तरीके से वो ओपन के जरिए अपना ग्रेजुएशन करने की कोशिश करेगा। तो जो उसका हक है सरकार उस हक को भी छीनने की कोशिश कर रही है। तो एक अगला पॉइंट इसमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसी चीज़ें लेकर के आते हैं तो उसका एक नुकसान ये होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेसिस पर जिन कोर्सेज में एडमिशन होते थे वहाँ बच्चे के पास ऑप्शन होता था। मान लीजिए किसी को अपनी पसंदीदा जो सब्जेक्ट या पसंदीदा कॉलेज पहली कट ऑफ में नहीं मिला तो होता था कि अगर दूसरी कट ऑफ में किसी दूसरे कॉलेज में या उसी कॉलेज में सीटें खाली होती हैं, कुछ इधर से उधर शिफ्टिंग जो होती थी, माइग्रेशन जो होते थे, उसके बाद बच्चे के पास ये ऑप्शन होता था कि वो जाकर के वो चूज कर सकता है। अब वो नहीं होगा, अब अधिकतम आप 6 सब्जेक्ट्स में ही ये कर पाएंगे। तो ऐसे में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होगा कि आप जो है उस प्रायोरिटीज के बेसिस पर आप फिर एक्सक्लूड होते चले जाएंगे। तो वहां पर आप बच्चे की जो चॉइस है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये स्टूडेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है, स्टूडेंट पेरेंट्स दोनों के ऊपर एक मेंटल अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा और उसके साथ साथ उन्हें उनके हकों से जो है वंचित करेगा। जी, एक चीज़ बार बार सुनने को मिल रही है, कॉमन एंट्रेंस हो गया, कॉमन सिविल फॉर्म हो गया, कॉमन सिटीजनशिप हो गई। ये कॉमन का चक्कर क्या, पॉलिटिक्स क्या कहना क्या चाहती है सरकार? देखिए दरअसल ये जो कॉमन के नाम पर हो रहा है ये कॉमन बिल्कुल नहीं है, बहुत अनकॉमन है। ठीक है, बहुत असामान्य चीज़ें हैं। दरअसल डेमोक्रेसी में होता ये था कि डेमोक्रेसी में जितनी भी डाइवर्सिटी होती हैं उतनी ही डेमोक्रेसी हेल्दी होती है। और जब आप इस तरीके की चीज़ें लेकर के आते हैं, चीज़ों को जब सेंट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसके कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी। वो एजुकेशन को भी कंट्रोल करेगा, वो तमाम तरीके की चीज़ें, जो पावर को भी सेंट्रल कंट्रोल करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रलाइजेशन पावर का होगा वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। तो इसीलिए जब सरकारें इस तरीके का अटेम्प्ट करती हैं तो ये डेमोक्रेटिक जो एटमॉस्फेयर है सोसाइटी का, जो एनवायरनमेंट है उसको भी खत्म कर रही है। डेमोक्रेसी की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश करे, चाहे सिविल कोड के जरिए ले लीजिए या जो आपका नागरिकता के नाम से ले लीजिए या आप इलेक्शन के नाम पे भी चलने लगा, वन नेशन वन इलेक्शन और ये सारी। तो ये सारी की सारी चीज़ें दरअसल डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश है और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने जो सपना देखा था, उन्होंने कहा था कि इस देश में जितने भी लोग हैं हर एक इंडिविजुअल की हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी इस देश के निर्माण में जो है सुनिश्चित की गई थी। अब अगर आप उसकी वॉइस को नहीं सुनते, उसके ऑप्शंस को ख़त्म करते हैं, उसके अधिकारों का हनन करते हैं, तो ये समझिए कि ये संविधान के ऊपर हमला है, जो कि इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जी, आपने बताया कि किस तरह से कॉमन के नाम पर जो डाइवर्सिटी थी हमारे संविधान में जो डाइवर्सिटी आती है उसे एक हेल्दी संविधान उसे माना जाता है, लेकिन उसको तोड़ने की और कॉमन के नाम पे लोगों को जो बहकाया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी हैं लेकिन वो नहीं जानते कि इसका क्या नुकसान हो सकता है। सर ने एनसीईआरटी के जरिए समझाया कि गरीब बच्चे को किस तरह से एजुकेशन से दूर करने का प्लान एक तरह से बनाया जा रहा है। आप लोग इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों किसी और एपिसोड में जितेंद्र जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।